जी हां दोस्तों, पुतिन का देश रूस ने फिर जीता मुस्लिम दुनिया का दिल। मुसलमानों को रूस से मिला बड़ा तोहफा। 27 साल बाद हटा दिया इस चीज से बैन। दुनिया कर रहा पुतिन को सलाम। जानेंगे क्या है पूरी खबर। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, इजराइल के आगे हमास नहीं झुका तो बौखलाया अमेरिका। अब कतर से की बड़ी मांग। क्या ऐसा करना होगा फायदेमंद? एक्सपर्ट ने बता दिया सच्चाई। इसी के साथ आपको बताएंगे, अमेरिकियों की नई पीढ़ी इजराइल को कैसे देखती है, सर्वे में हुआ खुलासा। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, दुनिया का शक्तिशाली देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार मुसलमानों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। पुतिन का मुस्लिम देशों से अच्छा ताल्लुक है। पुतिन देश में इस्लामिक बैंक भी खोले हैं। पुतिन अक्सर देश में मस्जिदों का भी दौरा करते हैं। इस बीच पुतिन ने एक और कदम उठाया है जो रूस के मुसलमानों के लिए तोहफा है और दुनिया भर के मुसलमान इसे पसंद करते हैं। दरअसल दोस्तों, रूस की तरफ से मुसलमानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। अहम कदम उठाते हुए वहां की सरकार ने पासपोर्ट में हेड स्कार्फ वाले फोटोज के लिए मंजूरी दे दी है। यानी अब वहां महिलाओं को हेड स्कार्फ या फिर हिजाब वाले फोटो पासपोर्ट में इस्तेमाल करने का अधिकार रहेगा। न्यूज वेबसाइट दी सियासत डेली ने रूस के गृह मंत्रालय के हवाले से इसकी जानकारी दी है। ये कानून रविवार यानी 5 मई 2024 से देश में लागू हो जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को बरकरार रखते हुए धार्मिक मान्यताओं का भी सम्मान करेगा। स्थानीय मीडिया संस्थान रशिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो पासपोर्ट के फोटो के चलते मुस्लिम महिलाएं चेहरे को अधिक कवर नहीं कर पाती है। ऐसे में नए कानून के तहत उन्हें सिर ढके फोटो पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। हालांकि इस दौरान वो ठुड्डी ढकी तस्वीरें नहीं यूज कर पाएंगे। ये बदलाव पासपोर्ट एप्लीकेशंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वर्क परमिट्स और पेटेंट्स आदि से जुड़े हैं। रशियन पार्लियामेंट्री गजट को स्टेट ड्यूमा सिक्योरिटी और एंटी करप्शन कमेटी के सदस्य बीए सुल्तान खामजियो ने बताया कि रूसी सरकार का यह फैसला देश की सुरक्षा के साथ धार्मिक मान्यताओं का भी सम्मान करता है। दरअसल सोवियत संघ के दौरान महिलाओं को पासपोर्ट में हेड स्कार्फ वाले फोटो इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते थे। हालांकि साल 1991 के बाद मुस्लिम महिलाओं ने ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके बाद 1997 में इस पर बैन लगा दिया गया और बाद में साल 2003 में रूस के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध तक घोषित कर दिया था। ऐसे में ताज़ा कदम के तहत रूसी सरकार ने 27 साल बाद इससे बैन हटा दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस की कुल आबादी 14.5 करोड़ से कुछ कम है। इसमें मुस्लिम आबादी 1 करोड़ 60 लाख से कुछ ज़्यादा है। ये पूरे देश की कुल आबादी का लगभग 11% है। रूस में ऐसी कई राज्य हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। वैसे पुतिन का यह कदम आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा में पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से लड़ाई जारी है। पिछले काफ़ी समय से दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम कराने की कई अंतर्राष्ट्रीय कोशिश नाकाम होने के बाद अमेरिका बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। इस बीच अमेरिका ने कतर में मौजूद हमास के नेताओं को बाहर निकालने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले महीने कतर से कहा था कि अगर हमास युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है तो उसके नेताओं को दोहा से बाहर निकाल देना चाहिए। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। हमास ने दोहा में अपना राजनीतिक कार्यालय खोला हुआ है, जहां उसके राजनेता रह रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार कतर ने कथित तौर पर जवाब दिया कि उन्होंने हमास नेतृत्व को ऐसे परिदृश्य के लिए तैयार रहने को कहा है जिसमें उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रिपोर्ट में 3 वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि कतर हमास के निष्कासन की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो युद्ध विराम के प्रस्ताव को बार बार इनकार किए जाने से निराश था। वर्तमान प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया से ये निराशा और बढ़ी है। दरअसल इजराइल पर नीति को लेकर जो बाइडेन को अमेरिका में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कथित तौर पर बाइडेन प्रशासन को उम्मीद है कि हमास नेतृत्व को कतर से निकालने की धमकी का उन्हें राजनीतिक रूप से लाभ होगा। हालांकि वाशिंगटन पोस्ट ने एक्सपर्ट के हवाले से बताया है कि ये केवल पहले से मुश्किल बातचीत को और जटिल बनाएगा। बातचीत के बारे में जानकारी देने वाले एक अधिकारी ने पुष्ट को बताया, दोहा में हमास पर दबाव बनाना अप्रभावी यानी बेकार है। समस्या यह है कि बंधकों पर फैसला लेने वाले गाजा में है और उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि
पॉलिटिकल ऑफिस कहां पर स्थित है। कतर में अमेरिका के पूर्व राजदूत पैट्रिक थेरोस ने कहा कि हमास को कतर से हटाना व्हाइट हाउस के लिए बुरे सपने की तरह होगा। इससे भविष्य में कोई भी बातचीत बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा, हम अपनी नाक काट कर अपना चेहरा खराब कर लेंगे। यानी हमास को कतर से निकालना खुद अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, अप्रैल में जारी होने वाले एक सर्वे के अनुसार अमेरिकियों की नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों के खिलाफ इजरायलियों की तुलना में फिलिस्तीनियों के बारे में अधिक पॉजिटिव नजरिया रखती है। प्यू के हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि अमेरिकी नौजवान इजरायलियों की तुलना में फिलिस्तीनी जनता से ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 30 वर्ष से कम उम्र के 1/3 अमेरिकियों का कहना है कि वे पूरी तरह या ज़्यादातर फिलिस्तीनियों से हमदर्दी रखते हैं, जबकि 14% अमेरिकी नौजवान इजरायलियों से हमदर्दी रखते हैं। इस सर्वे के अनुसार अमेरिकी नौजवानों के पास इजरायलियों की तुलना में फिलिस्तीनी जनता के बारे में अधिक पॉजिटिव राय है। इस सर्वे के आधार पर 30 वर्ष से कम उम्र के 10 अमेरिकी नौजवानों में से 6 का फिलिस्तीनियों के बारे में सकारात्मक नजरिया है, जबकि 46% का इजरायलियों के बारे में पॉजिटिव नजरिया है। हालिया वर्षों में अमेरिकी युवाओं के बीच इजरायलियों के लिए नजरिया खराब हुए हैं। 2019 के बाद से इजरायलियों के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण वाले 30 वर्ष से कम उम्र के बालिगों की हिस्सेदारी में 17% की गिरावट आई है, जबकि इस अवधि में फिलिस्तीनियों के बारे में पाए जाने वाले विचारों में कोई बदलाव नहीं आया है। दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक अमेरिकियों की पुरानी पीढ़ियों की तुलना में उनका झुकाव फिलिस्तीन की ओर ज़्यादा है। मौजूदा विश्लेषणों के मुताबिक इसकी एक वजह इन पीढ़ियों की जानकारी के सोर्सेस में पाया जाने वाला फर्क है। पुरानी पीढ़ियां उन टेलीविज़न और समाचार चैनलों पर निर्भर थी जो अमेरिकी सत्ता पक्षों के कंट्रोल में थे, जबकि नई पीढ़ी को इसकी जानकारी सीधे और मध्यस्थों के बिना सोशल नेटवर्क से मिलती है, जो स्वाभाविक रूप से अधिक स्वतंत्रता होते हैं और समाचार संपादकों के प्रबंधन की जंजीरों से आज़ाद होते हैं। ये सर्वे पिछले महीने और गाजा में फिलिस्तीनी जनता पर इजराइल के बड़े पैमाने पर हमले के मद्देनजर किया गया था। दरअसल 7 अक्टूबर 2024 से कई पश्चिमी देशों के पूर्ण समर्थन से इजराइल ने गाजा पट्टी और जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नरसंहार शुरू किए है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार गाजा पर ज़ायोनी शासन के हमलों में 34,000 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 77,000 से अधिक घायल हुए हैं, जबकि 10,000 से अधिक फिलिस्तीनी लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल ज़ायोनी शासन की स्थापना 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य की षड्यंत्र और विभिन्न देशों, ज़्यादातर यूरोप से यहूदियों के फिलिस्तीन की भूमि पर पलायन के माध्यम से की गई थी और इसके अस्तित्व का ऐलान 1948 में किया गया था। तब से लेकर आज तक फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने और उनकी पूरी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए सामूहिक हत्या की विभिन्न योजनाएं अपनाई गई है। दुनिया भर के कई मुस्लिम देश सहित दुनिया के कई देश ज़ायोनी शासन के विघटन और यहूदियों को उनके अपने देश में वापसी को इस समस्या का समाधान मानते हैं। ईरान का मानना है कि फिलिस्तीनियों को इस बारे में खुद की फैसला करने का हक है और जनमत संग्रह के माध्यम से वे बताएं कि वो इन यहूदी पलायनकर्ताओं को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।